गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। तो आज की मैगजीम है अपनी डिले डिफिट्स इक्विटी। दिस मैगजीम इज द इक्विटेबल वर्जन ऑफ लीगल कंसेप्ट ऑफ स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन मतलब लॉ ऑफ लिमिटेशन। इट इज़ फॉर्मली नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस मतलब इसको ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस नाम से जाना जाता। इट सजेस्ट दैट अ पर्सन हु हैज़ ए लीगल राइट मतलब ये बोलती कि जिस पर्सन के पास लीगल राइट है उसने वो असर्ट कर लेना यूज़ कर लेना विथ इन अ रीजनेबल टाइम मतलब एक जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उसके अंदर। इफ़ दे स्लीप ऑन देयर राइट्स एंड अलो लॉन्ग पीरियड टू पास मतलब अगर वो सोए रहे अपने राइट्स के ऊपर और उन्होंने बहुत टाइम बीतने दिया, देन दे लूज द राइट टू सीक हेल्प फ्रॉम द कोर्ट ऑफ इक्विटी। देन वो अपना अधिकार लूज कर देते हेल्प लेने का कोर्ट ऑफ इक्विटी से। इक्विटी एड्स द विजिलेंट नॉट दोस हु स्लम्बर। मीनिंग कोर मीनिंग एंड कोर प्रिंसिपल। द वर्ड लैचेस कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड लैची मीनिंग लैक्स और negligent. Equity is a discretionary power used to prevent injustice. However, if a plaintiff waits too long to file a suit, it becomes unfair to defendant. मतलब ये जो वर्ड है फ्रेंच वर्ड है उसका मीनिंग है निग्लिजेंट या लैक्स बोलते उसको। इक्विटी एक डिस्क्रिशनरी पावर है जो कोर्ट यूज़ करता ताकि इंजस्टिस प्रिवेंट किया जा सके। बट अगर प्लेंटिफ बहुत देर तक रुकता है केस फाइल करने से, देन इस कंडीशन में ये अनफेयर हो जाता है डिफेंडेंट के लिए। Why does delay defeat equity? सबसे पहले तो लॉस ऑफ एविडेंस। ओवर टाइम विटनेसेस डाई, मेमोरीज फेड एंड डॉक्यूमेंट्स आर लॉस्ट। मतलब विटनेसेस मर सकते हैं, उनकी मेमोरी मतलब भूल सकते हो चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स खो सकते। चेंज ऑफ पोजीशन, द डिफेंडेंट माइट हैव इन्वेस्टेड मनी और चेंज देयर लाइफ सिचुएशन अज्यूमिंग दैट नो लीगल क्लेम वॉज पेंडिंग। मतलब हो सकता है कि डिफेंडेंट ने मनी इन्वेस्ट कर दिया हो या उसकी लाइफ पूरी बदल गई हो ये समझ के कि कोई लीगल क्लेम मेरे ऊपर पेंडिंग नहीं है। Presumption of waiver. If you don't complain for 10 years, the court may presume you have waived your right or acquiesced to the situation. मतलब अगर आपने 10 साल तक कोई डिस्प्यूट या इशू के बारे में अगर कंप्लेंट नहीं करें तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करता कि आपने अपना अधिकार खुद ही वेव कर दिया, छोड़ दिया या फिर जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया। Application in Indian law. In India, this maxim is applied through a combination of Limitation Act 1963 and the discretionary powers of judges. Limitation Act 1963. While English equity was originally flexible about time, India has codified specific time limits for almost every legal action. मतलब इंग्लिश इक्विटी फ्लेक्सिबल है टाइम के रिलेटेड, बट इंडिया ने इसको कोडिफाई करा, स्पेसिफिक टाइम लिमिट सेट करी सभी लीगल एक्शन के लिए। ऑलमोस्ट सभी बोला उन्होंने, कुछ सूट भी सकते। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यूजुअली मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। मतलब अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई सूट है तो वो 3 साल के अंदर अंदर फाइल करना जब से वो परफॉर्मेंस स्टार्ट होगा। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यूजुअली 12 years, तो 12 साल तक का टाइम पीरियड है उसके लिए। इफ़ अ सूट इज फाइल्ड आफ्टर द पीरियड प्रिस्क्राइब बाय दिस एक्ट द कोर्ट मस्ट डिसमिस इट रिगार्डलेस ऑफ हाउ इक्विटेबल द क्लेम इज। अगर कोई भी केस ये पीरियड बीतने के बाद फाइल हुई, देन कोर्ट उसको डिसमिस कर देगा भले ही वो इक्विटेबल हो, मतलब सब सही लग रहा हो कोर्ट को तब भी। Even if a suit is filed within the legal time limit, example within 3 years, the court can still refuse an equitable remedy like an injunction if there is an unreasonable delay. मतलब कोई सूट अगर लीगल टाइम लिमिट के अंदर फाइल हुआ हो, मतलब 3 साल के अंदर अंदर, बट कोर्ट उसको स्टिल रिफ्यूज कर सकता कोई इक्विटेबल रेमेडी लाइक इंजंक्शन अगर अनरीजनेबल डिले हुआ होगा तो। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, इफ़ यू सी योर नेबर बिल्डिंग अ वॉल ऑन योर लैंड एंड यू वेट अंटिल द वॉल इज फिनिश टू sue, the court might refuse the order to wall demolition. They may award you money damages instead because your delay made the destruction of the wall inequitable. मतलब आपको मालूम था कि आपका नेबर आपके लैंड पे वॉल बना रहा, आपको मालूम था कि आपके राइट का उल्लंघन हो रहा, तो उस कंडीशन में आप जानबूझ के चुप रहे कि इसकी पूरी वॉल बनने देता, फिर कोर्ट में सूट दाखिल करता और पूरी वॉल तोड़ने को लगाता। तो आप रुके रुके उसकी पूरी वॉल कंप्लीट हो गई, फिर आपने कोर्ट में सूट दाखिल करा।
देन कोर्ट आपकी ऑर्डर फॉर वॉल डिमोलिशन, मतलब वॉल तोड़ने की जो ऑर्डर आपने कोर्ट के सामने मतलब एप्लीकेशन जो रखा, वो उसको रिफ्यूज़ करेगा, क्योंकि भले ही वो आपको डैमेजेस दे कि आपके लैंड के ऊपर जो भी नुकसान हुआ उसके वो डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ मनी देगा, बट वो वॉल तोड़ने को नहीं लगाएगा, क्योंकि आपने डिले कॉज करा। आप अगर जब उसने शुरू करा वॉल बनाना तभी अगर आते तो ये होता ही नहीं। तो वॉल तोड़ना इस कंडीशन में इनइक्विटेबल माना जाएगा। तो सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट के अंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई एक डेट फिक्स थी परफॉर्मेंस के लिए और वो किसी ने नहीं किया, तो आप 3 साल के अंदर अंदर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दाखिल कर सकते। और फिर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 12 साल तक। उसके बाद अगर ये पीरियड बीतने के बाद अगर कोई सूट फाइल्ड होता है तो फिर कोर्ट उसको डिसमिस वगैरह करेंगे, क्योंकि ये इक्विटेबल नहीं रहेगा। भले ही वो इक्विटेबल हो लेकिन टाइम बैरिड हो जाएगा दोनों। डिस्क्रिशनरी रिलीफ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके अंदर देखा कि भले ही 3 साल तक का टाइम है आपको और आप 3 साल के अंदर अंदर भी आते हो, तो कोर्ट उस वक्त भी आपकी इक्विटेबल रेमेडी इंजंक्शन जैसी रोक सकता, अगर कोर्ट को लगा कि अनरिजनेबल डिले कॉज करा आपने। तो फिर अपन ने एग्जाम्पल देखा, वो वॉल बांध रहा था नेबर, लेकिन इसने पूरी बनने दी, बाद में कोर्ट में गया, फिर कोर्ट ने दूसरी रेमेडी दी उसको, डैमेजेस वो देने को बोले वो वॉल बांधने वाले को, बट वॉल तोड़ने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि वो इक्विटेबल नहीं था, उससे इनजस्टिस हो रहा था। रीट jurisdiction. The Constitution of India doesn't prescribe a time limit for filing a writ petition in the High Court. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करता कोई भी रिट पिटिशन अगर आपको हाई कोर्ट में फाइल करना हो तो। However, the courts have consistently ruled that laches and delay are the grounds to reject a petition. बट बहुत बार कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर आप लैचेस या डिले करते हो तो वो ग्राउंड हो सकते हैं आपकी पिटिशन रिजेक्ट करने के लिए। अ पर्सन कैनॉट चैलेंज ए गवर्नमेंट ऑर्डर पास 20 years ago अनलेस दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर डिले। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर को जो 20 साल पहले पास हुई उसको चैलेंज नहीं कर सकता, उसके पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो डिले प्रूव करने के लिए। व्हेन डज डिले नॉट डिफीट इक्विटी? तो अभी एक्सेप्शंस देखते हैं अपन। डिले विल बी एक्सक्यूज बाय इंडियन कोर्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सबसे पहले लीगल डिसेबिलिटी। इफ द प्लांटिफ वॉज अ माइनर और ऑफ अनसाउंड माइंड ड्यूरिंग द डिले पीरियड, मतलब अगर प्लांटिफ माइनर था या अनसाउंड माइंड था डिले पीरियड के द्वारा टाइम। देन फ्रॉड, if the defendant hide the facts from the plaintiff so they didn't know their rights were being violated, मतलब डिफेंडेंट ने ऐसे कुछ फैक्ट छुपाए थे प्लांटिफ से, उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि उनके राइट्स वायलेट हो रहे। ऑनगोइंग रॉन्ग, इफ द इंजुरी इज कंटिन्यूस लाइक लीकिंग अ पाइप फ्रॉम नेबर्स हाउस एवरी डे क्रिएट्स अ न्यू कॉज ऑफ एक्शन, देन उस कंडीशन में भी ये लागू नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली होते जा रहा, इसको कैसे लिमिटेशन पीरियड लगाएंगे आप। Reasonable cause. If the plaintiff was pursuing another legal remedy or was incapacitated by circumstances beyond their control, मतलब अगर प्लेंटिफ कोई ऑलरेडी दूसरी रेमेडी परस्यू कर रहा तो उस कंडीशन में इधर की ये रेमेडी नहीं मिलेंगी उसको इक्विटेबल, या फिर वो इनकेपेसिटेड हो गया, ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस आ गए जो उनके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थी, इस वजह से रीजनेबल डिले हो गया, तो ये एक रीजनेबल कॉज है। समरी टेबल। लिमिटेशन, मतलब ये आपको समझा नहीं होगा, थोड़ा मैं बताता। इफ द प्लेंटिफ वॉज परसुइंग अनदर लीगल रेमेडी, इसका मीनिंग ये है कि एक सिविल कोर्ट में कोई केस चल रही थी, उसने उसके अंदर प्लेंटिफ ने कुछ डिमांड करा था बट वो नहीं मिला फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ को, तो उधर जो टाइम गया उसका सपोज 3 साल हो गए, 2 साल का ही लिमिटेशन पीरियड था, देन उसके पास रीजनेबल कॉज है कि मेरी केस ऑलरेडी कोर्ट पे चल रही थी इस इशू से रह के, बट कोर्ट ने उसको मतलब एडजमेंट दे दे के वो 2-3 साल तक चली, तो अभी मुझे उधर से रेमेडी नहीं मिली, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ कि आप इक्विटेबल रेमेडी दो मुझे जो आपको सही लगे वो, ऐसा। समरी टेबल, इसलिए वो रीजनेबल कॉस्ट माना जाएगा। लिमिटेशन, रिजिड स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड्स रहता है, प्राइमरी आउटकम डिसमिसल ऑफ द सूट एंटायरली, लैचेस, कंडक्ट ऑफ प्लांटिफ एंड फेयरनेस टू डिफेंडेंट, आउटकम क्या है, डिनायल ऑफ स्पेसिफिक इक्विटेबल रेमेडीज, इंजंक्शंस, एक्विजन्स,
plaintiff silent consent to wrong, the right is treated as abandon. सो लिमिटेशन मतलब उसके अंदर एक लॉ के अंदर टाइम पीरियड फिक्स रहता है, अगर आप उसके बाद आते तो आपका सूट डिसमिस हो जाता है एंटायरली। लैचेस करते हैं आप अगर, तो उसके अंदर फोकस रहता है कि कंडक्ट ऑफ प्लांटिव कैसा है और फेयरनेस टू डिफेंडेंट। देन उसमें भी आपको डिनायल होता है स्पेसिफिक इक्विटेबल रेमेडी जैसे इंजंक्शन। एक्विजेंस मतलब आप खुद होके साइलेंट कंसेंट दे रहे हो आप उस रॉन्ग को, तो फिर वो ऐसा माना जाता है कि आपने अपना आपका राइट छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया। So important distinction. In India, equity follows the law. This means that if a specific statute of limitation applies, the judge cannot use equity to extend that time. मतलब अगर कोई लॉ ऑफ लिमिटेशन उसके अंदर का कोई स्पेसिफिक लॉ हो या सेक्शन हो, अगर वो अप्लाई हो रहा, तो जज उस टाइम पे इक्विटी यूज़ नहीं कर सकते टाइम बढ़ाने के लिए। मतलब अपने डिस्क्रिशन से टाइम नहीं बढ़ा सकते कि हाँ यार इसके तो मुझे सही लग रहा, इसको थोड़ा टाइम मिलने को होना। बट उस कंडीशन में लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं बोल रहा कि ये टाइम बैरिड हो चुका है सूट, तो फिर जज को लॉ ऑफ लिमिटेशन को ज़्यादा महत्व देना पड़ता। However, the judge can use equity to deny a remedy even if the time hasn't run out yet, if the delay was malicious and और कॉज ग्रेट हार्डशिप टू द डिफेंडर। मतलब भले ही ये नहीं कर सकता, लेकिन जज वो इक्विटी यूज़ कर सकता कोई रेमेडी डिनाई करने के लिए, भले ही टाइम के अंदर वो सूट दाखिल करा गया हो, क्योंकि उस डिले के कारण वो मैलिशियस था एक तो, या फिर उससे डिफेंडेंट को हार्डशिप कॉज हुई थी।